हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम होम साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का, जिसका नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका, वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। स्टूडेंट्स, हम होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आपने 11th क्लास के अंदर पांचों शाखाओं के बारे में पढ़ा होम साइंस की। अब आपके 12th क्लास में जितने भी चैप्टर हैं उसमें भी आपको उन पांचों शाखाओं के अंतर्गत अपने चैप्टर्स को पढ़ना है, पर उसमें खास बात यह है कि अब आप हर चैप्टर के साथ उसकी करियर अपॉर्चुनिटी यानी कि रोजगार के अवसर के बारे में भी जानेंगे कि आप अगर फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका चैप्टर पढ़ने के बाद आप कहाँ कहाँ अपना करियर प्राप्त कर सकते हैं, आपको रोजगार के कहाँ कहाँ अवसर प्राप्त हो सकते हैं और उसके लिए आपको कौन सी डिग्री की आवश्यकता होगी, यह सारा हम इस 12th क्लास के पूरे सिलेबस के दौरान पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमें कार्य के बारे में बताया गया है कि कार्य क्या होता है, अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है और रोजगार कौन कौन से रोजगार हैं, उन्हें किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। और उसके आगे जब हम कोई भी रोजगार प्राप्त कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं जिसमें से हमें चयन करना होता है कि हमें अपने कौशल के आधार पर, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर कौन से करियर का सिलेक्शन किया जाए, हम इसके बारे में जानते हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इस फर्स्ट यूनिट में। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कार्य, आजीविका और जीविका। इसके अंदर जो हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि वर्क किसे कहते हैं और मीनिंगफुल वर्क क्या होता है। वर्क, लाइवलीहुड और वर्क, करियर एंड लाइवलीहुड, कार्य, जीविका और आजीविकाएं। और भारत में परंपरागत व्यवसाय क्या हैं, जैसे कृषि, हस्तशिल्प, भारतीय पाक प्रणाली, चित्रण कला। और ये जो काम है जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे समाज में काम किए जा रहे हैं, उन कार्यों के ऊपर आयु और जेंडर का क्या प्रभाव पड़ता है, कार्य के संबंध में जेंडर के क्या मुद्दे हैं, स्त्रियां और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे और सरोकार, जिसमें हम दो योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है KGBV और दूसरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण, आजीविका के लिए जीवन कौशल। कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण, आजीविका के लिए जीवन कौशल, कार्यस्थल पर आवश्यक प्रक्रिया, कौशल और सुकार्यकी के बारे में जानेंगे। सुकार्यकी की परिभाषा और उसकी आवश्यकता क्या है, सुकार्यकी के लाभ, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है यानी उद्यमिता क्या है, उसकी परिभाषाएं और उसके सिग्निफिकेंस यानी कि उसके महत्व और उसकी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं। हमारा ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कार्य और अर्थपूर्ण कार्य, कार्य, जीविका और आजीविकाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे मैं आपके लिए पार्ट 2 में लेकर आऊंगी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, यह मैंने आपके एनसीईआरटी की किताब से ही सारे नोट्स बनाए हैं, जिसमें हम हर लाइन को समझेंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहले हम ये जो चैप्टर है जिसका नाम कार्य, आजीविका और जीविका है, हम सबसे पहले जानेंगे कि यह क्यों आवश्यक है, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, और जब हम अपने जीविका के बारे में सोचते हैं तो हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने लिए जीविका यानी करियर को तय करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक और तो बहुत से करियर के मार्ग खुले हैं और दूसरी ओर एक युवा व्यक्ति के लिए अभिरुचि और प्रतिभा यानी टैलेंट की पहचान करके उसे मान्यता भी देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो अपने करियर का चुनाव करना चाहते हैं, रास्ते तो बहुत है, रोजगार बहुत है समाज के अंदर, पर हमें वही कार्य करने में मजा आता है जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारा टैलेंट होता है। जैसे एक बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो वह अपना करियर पेंटिंग की फील्ड में बनाना चाहता है। कोई बच्चा है जिसका साइंस में बहुत इंटरेस्ट है तो वो डॉक्टर बनना चाहता है, किसी को फैशन डिजाइनिंग में जाना है, किसी को फोटोग्राफी में जाना है, किसी को कंप्यूटर साइंस में जाना है।
तो इस प्रकार बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बस हमें अपनी स्वयं की प्रतिभा को जानना है। जैसे कि हमने 11th क्लास में चैप्टर भी पढ़ा था कि स्वयं को जानना, तो अगर हम खुद को जानेंगे, हम अपने टैलेंट को जानेंगे, हम अपने एप्टीट्यूड को जानेंगे, अभिरुचि को जानेंगे, तभी हम अपने करियर को पहचान सकते हैं। साथ ही कुछ मामलों में रुचियों में बहुत ही विविधता होती है, अतः चयन करना आसान नहीं होता है। यानी जब भी बच्चा 10th क्लास में आता है और 12th क्लास में आता है और 12th क्लास पास करने के बाद वह जब अपने करियर की तरफ देखता है कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, तो उसके पास वैरायटी तो बहुत है, उसके पास बहुत सारी विविधता है, पर उसका इंटरेस्ट होना बहुत जरूर। अब इंटरेस्ट में भी उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। उसे लगता है नहीं, मुझे म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए यह आसान करना, सिलेक्शन करना अपने करियर का आसान नहीं होता है। सही चयन करने के लिए युवाओं को विभिन्न विकल्पों को जानना आवश्यक है कि कौन कौन से हमारे पास नए विकल्प हैं, कौन कौन से एरिया हैं, हमारे पास चॉइस क्या है जिसमें हम जाके अलग अलग कार्य कर सकते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपनी अभिरुचि को जाने, अपनी प्रतिभा को, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को, उसकी नीड को और उसके एस्पिरेशन को जाने, यानी इच्छाओं को पहचानने की आवश्यकता होती है। आपने बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं और वो खेल रहे होते हैं, तो कोई बच्चा डॉक्टर सेट से खेलता है और मुझे और अपने मन में बोलता है और दूसरों को बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। कोई बच्चा बोलता है मुझे स्पेस में जाना है, कोई बच्चा बोलता है मुझे टीचर बनना है। तो सभी बच्चों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, उसकी पहचान करना, अपने टैलेंट को पहचानना, अपनी आवश्यकताओं को पहचानना और अपनी अभिरुचि को पहचानना करियर निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात ऐसे विकल्पों की खोजबीन प्रारंभ करें जिससे व्यक्ति अपने लाभ यानी अपने पर्सनल बेनिफिट के साथ साथ सामाजिक योगदान के लिए अपनी क्षमताओं को एकजुट करने का प्रयास कर सकता है। अपनी क्षमताएं कैसे? जो भी व्यक्ति की क्षमताएं हैं उसमें अपने पर्सनल बेनिफिट, जैसे एक हर व्यक्ति का एक गोल होता है कि मुझे यह बनना है, मुझे ये अचीव करना है। जो भी जिस भी पोस्ट को वो अचीव करता है या जिस भी पद पर रह के वो कार्य करता है, वह वहां पे रह के सामाजिक योगदान जरूर करता है। जैसे एक टीचर है तो उसका समाज में कंट्रीब्यूशन रहता है कि वो बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको अपने पर्सनल बेनिफिट तो हो ही रहे हैं, पर समाज को भी उसका योगदान जा रहा है। उसके टैलेंट का, उसके उसका ज्ञान है, वो अपने ज्ञान को स्प्रेड करता है, एक्सटेंड करता है और वह ज्ञान समाज के सभी बच्चों तक पहुंचाता है और वो जो बच्चे हैं वो अपना ज्ञान आगे अपने परिवार तक लेके जाते हैं। ऐसे ही जो डॉक्टर्स हैं उनका समाज में अपना योगदान है। स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा जैसे कोविड-19 चल रहा था, तो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, टीचर्स अपने काम कर रहे हैं। मतलब वो सभी ये जिन भी पदों पर काम कर रहे हैं वो मिलके समाज को अपना योगदान दे रहे हैं। उचित विकल्प से व्यक्ति को सफलता और संतोष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ने सोचा होता है, अगर वह उसे अचीव कर लेता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और वहां पे वो संतुष्टि प्राप्त करता है। तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है, पर अपने स्वयं के टैलेंट को जानना जरूरी है, अपने इंटरेस्ट को जानना जरूरी है, जिससे कि आप आगे उसमें काम कर सकें। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, हमें उसे समझना है और हम उनके आंसर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य और अर्थपूर्ण कार्य को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले कार्य के बारे में जानेंगे कि कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य ऐसी गतिविधि है, ऐसी एक्टिविटी है जिसे सभी मनुष्य करते हैं और जिनके द्वारा क्या क्या परिवर्तन होते हैं, मनुष्य क्या अचीव करता है। प्रत्येक मनुष्य संसार में एक स्थान पाता है, वो जो भी काम करता है उससे एक स्थान प्राप्त करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वो इस संसार में एक स्थान प्राप्त कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है तो वो अपना स्थान प्राप्त कर रहा है, कोई और यह जरूरी नहीं है कि ये बड़े पद की बात है। इस समाज के अंदर सभी व्यक्ति मिलकर अपने अपने स्तर का काम करते हैं और समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण लाते हैं। तो हर व्यक्ति का एक स्थान होता है और नए संबंध बनाता है। कार्य के आधार पर नए संबंध बनाता है। जैसे आप स्कूल में देखेंगे कि
आप जब स्कूल आते हैं तो आपके नए संबंध बनते हैं, आपकी नई फ्रेंड्स बनती हैं, आपके टीचर्स के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, टीचर्स के बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, उनके पेरेंट्स को वो जानते हैं। यानी जब भी हम कार्य करते हैं तो वहां पर हमारे नए संबंधों का निर्माण होता है, अपनी विशिष्ट प्रतिभा और कौशलों का उपयोग करता है। अब कोई भी व्यक्ति है जब वो अपना काम कर रहा होता है तो वो अपने विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों, उसके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, वो उसका उपयोग करता है और नए संबंध बनाता है और संसार में एक स्थान प्राप्त करता है। और यह सब काम किसके कारण होता है? किसी भी कार्य के कारण होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे कोई एक्टर है तो उसकी अपना टैलेंट है। जैसे अब आप अगर एक्टर की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, कोई डांस, उनमें भी अलग अलग कौशल हैं। किसी का आपको डांस पसंद आता है, किसी की पर्सनालिटी पसंद आती है, किसी का गाने का तरीका पसंद आता है। तो हर व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो, उसके अपने टैलेंट होते हैं, अपने स्किल्स होते हैं, जिनका उपयोग वो अपने कार्य के दौरान करता है, अपने वर्क के दौरान करता है। और सबसे ऊपर अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करना सीखता है और उसमें वृद्धि करता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि हम चाहे कोई भी काम करें, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, तो हमें उसके प्रति लगाव होना चाहिए, यानी एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसे अपने एक प्रेम के साथ पढ़ाना चाहिए और उसी के कारण वो अपनी पहचान बनाता है। जब तक किसी भी काम में लगाव की भावना नहीं होगी, चाहे आप गाना गा रहे हैं, चाहे आप म्यूजिशियन हैं, चाहे आप डांसर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी पोस्ट पे रह के अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे आपकी पहचान और तभी होगी जब आपका समाज के प्रति लगाव होगा, एक भावना होगी, तभी हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। कार्य का वर्णन आवश्यक गतिविधियों के रूप में किया जा सकता है जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता के लिए की जाती है। यानी कोई भी काम हम कर रहे हैं उसे बहुत सारी एक्टिविटीज के रूप में किया जाता है जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता के लिए की जाती है। हर एक्टिविटी के अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, कोई ना कोई नीड होती है जिसके लिए कि वो काम किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कारक हैं जो कि काम को प्रभावित करते हैं, यानी कि वर्क को प्रभावित करते हैं। जैसे शिक्षा। अब हम अलग अलग शिक्षा के स्तर को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 10th के बाद ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो 12th के बाद अपना काम करना शुरू, कुछ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आगे वो रिसर्च वर्क करते हैं। तो कोई भी काम हो उसके अंदर शिक्षा का स्तर अलग अलग होता है और शिक्षा का अपना महत्व होता है। स्वास्थ्य के आधार पर, आयु तथा जेंडर के आधार पर, यानी कुछ काम होते हैं वो आयु के आधार पे होते हैं। जैसे बहुत सारे काम है, अगर आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए डिसाइडेड होता है कि यह जो जॉब है वो 25 वर्ष से लेके 30 इयर्स के लोगों के लिए है या 35 इयर्स तक के लोगों के लिए है। तो हर एक काम के लिए आयु का निर्धारण किया जाता है और उसके ऊपर जेंडर, यानी कि उसके जेंडर का प्रभाव पड़ता है, स्त्री और पुरुष। कुछ काम होते हैं जो स्त्री करती है, कुछ पुरुष करते हैं। और आज का समय ऐसा है जिसमें महिलाएं कहीं पे भी पीछे नहीं है। वो साइंटिस्ट भी हैं, वो पायलट भी हैं, वो फैशन डिजाइनर भी है, वो हर एक काम करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। अवसर की सुलभता, यानी कि कार्य का प्रभाव, कार्य का जो कारक है वो अवसर की सुलभता भी है कि हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज है उस काम को करने की। कई बार हम उस काम को करना चाहते हैं पर हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बहुत अच्छा गाता है और वो अपना गाने में ही आगे करियर बनाना चाहता है, पर कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण, पारिवारिक परिस्थितियां होती है या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। अपॉर्चुनिटी यानी उसको अवसर ही नहीं मिल पाता उस क्षेत्र में आगे जाने का। तो हमें जो भी अवसर मिलता है उसके आधार पर हम अपना कार्य करते हैं। वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण का कार्य के आधार पर, कार्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो अब प्रत्येक कार्य
मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक जगह रह के करें। बहुत सारे गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं जो कि अपनी शिल्प कला का, अपनी प्रतिभा का को उजागर करके काम करते हैं और अपनी प्रतिभा के द्वारा वे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना काम करते हैं। तो जो कार्य है उसका वैश्वीकरण पर भी प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से कारण हो सकती है कि अलग अलग भौगोलिक स्थिति में रहकर लोग काम करते हैं और लोगों की इच्छाएं होती है उस काम को करने की भी। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नेवी में जाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ, कोई कहते हैं मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग काम है जिसमें कि भौगोलिक स्थितियां भी होती है। हर भौगोलिक स्थिति में जो लोग समुद्र के अंदर काम करते हैं वो अलग भौगोलिक स्थिति में करते हैं, जो लोग पहाड़ों पे काम करते हैं वो अलग स्थिति में करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति काम करता है पर उनकी भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। वित्तीय लाभ के आधार पर हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमें उसे फाइनेंशियल रिटर्न कितना मिल रहा है, हमें उससे कितनी सैलरी मिल रही है, और अगर हम वो काम कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है पारिवारिक पृष्ठभूमि। फैमिली बैकग्राउंड का भी काम के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो अपने बच्चे को हो सकता है डॉक्टर बनाना चाहे, कोई टीचर है तो वो अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहती हैं, कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने बच्चे को आगे बिजनेस में ही लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी बहुत अधिक प्रभाव डालती है। तो ये कुछ कारक हैं जो कि हमारे कार्य के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकांश व्यक्ति इतना धन अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं जिससे परिवार का खर्च चल सके, साथ ही आराम, मनोरंजन, खेल और खाली समय के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। अब प्रत्येक व्यक्ति जो भी काम करता है वो धन अर्जित करने के लिए करता है जिससे कि वो अपने परिवार के जो खर्च हैं और उसके खुद स्वयं के जो खर्च हैं उन्हें वो चला सके। साथ ही काम करने के साथ ही यह भी आवश्यक है कि वो उसमें थोड़ा रिलैक्स भी रहे, आराम भी करे, उसमें थोड़ा मनोरंजन भी ढूंढे और अपने खाली समय का समुचित रूप से व्यवस्थापन कर सके। कार्य स्वयं की व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने और स्वाभिमान बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। स्वाभिमान बढ़ाने में उत्प्रेरक का काम कैसे करता है? जैसे अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग कार्य होते हैं, उसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान बनाता है कि मैं पायलट हूं, मैं बैंक मैनेजर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। तो अलग अलग व्यक्तिगत पहचान होती है और वो उसका जो स्वाभिमान है उसे बढ़ाने में सहायक होता है। हम अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय लाभ को एक चुनौती के रूप में देखते हैं। हम बेहतर का निर्माण करके या संस्थान को बेहतर ख्याति दिलाकर या बेहतर लाभ कराकर उस संस्थान के लिए योगदान देते हैं जो हमें नौकरी देता है। हमारा कार्य हमारे आसपास के परिवेश में जीवन की गुणवत्ता पर अपना प्रभाव डालना है। अब कोई भी करियर होता है, हम कोई भी जॉब अगर किसी संस्थान में कर रहे हैं तो वहां पे हम अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे, हम वहां पे बेहतर लाभ देना चाहेंगे कि हमारे कार्य के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आगे हो जिसने हमें नौकरी दी है। नेक्स्ट इज, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कार्य के बारे में अभी तक समझा है, हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है। अब अगर आपकी पेपर में डेफिनेशन आती है कार्य किसे कहते हैं तो आप वहां पर यह परिभाषा लिखेंगे कि कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेहक का कार्य करता है। यानी जो काम है, जो कार्य है, वो कोई भी मतलब वो समाज के अंदर बहुत ज्यादा उपयोगी है। समाज का सुचारू रूप से निर्माण तभी हो पाएगा जब सभी व्यक्ति अपने अपने हिस्से का काम सुचारू रूप से करेंगे, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा। जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो अपना काम करेंगे, जो इंजीनियर्स हैं वो अपना काम करेंगे, जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपना काम करेंगे, जो टीचर्स हैं वो अपना काम करेंगे, पुलिस के जो लोग हैं वो अपना काम करेंगे। यानी समाज के अंदर एक व्यक्ति
व्यक्ति कभी समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता है, बल्कि सभी व्यक्ति जब अपना काम करते हैं तो वो समाज रूपी मशीन, यानी कि समाज की तुलना किससे की गई है, एक मशीन के से की गई है जिसमें वो स्नेहक का कार्य करता है, यानी एक मशीन को चलाने का काम करता है। केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति के सभी जीव निरंतर कार्यरत हैं और जीवन चक्र में अपना योगदान देते हैं। और यह लाइन बिल्कुल सही है कि खाली मनुष्य ही काम नहीं कर रहा है, सभी अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे जीव हैं वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ जीव हैं जो पानी के शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं, पानी के अंदर रह के। कुछ हैं वो पेड़ पौधों के ऊपर रहते हैं और उसे स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। तो इस समाज में, इस वातावरण में सभी व्यक्ति, सभी जीव अपना अपना निरंतर काम कर रहे हैं और अपना जीवन चक्र में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि ये डिफरेंट वर्क हैं। अब सभी व्यक्ति एक अगर कोई व्यक्ति डांस कर रहा है तो वो दूसरे लोगों का मनोरंजन करके समाज में अपना योगदान दे रहा है। कोई पायलट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, सभी अपने अपने लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। वास्तव में यह मानव और प्रकृति का सामूहिक कार्य है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्य है वो सभी व्यक्तियों का सामूहिक कार्य है। किसी एक व्यक्ति के कार्य करने से समाज नहीं चल सकता, जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी कर रहा है और हमें सुख साधन और सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। अधिकांश मामलों में कार्य से कार्यकर्ता को आजीविका प्राप्त होती है, परंतु अन्य ऐसे भी लोग हैं जो आनंद, बौद्धिक प्रोत्साहन और समाज को योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी इत्यादि के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। बहुत अभी आपने देखा कि जैसे जब कोविड चल रहा था तो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, पर समाज के अन्य लोग भी अपना काम कर रहे थे। कुछ लोग हैं वो अपने घरों से खाना बना के, जो कोविड पेशेंट हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको बाहर करने का काम, उनको भोजन देने का काम कर रहे थे। कुछ लोग इस तरीके से दवाइयां एकत्रित कर रहे थे कि वो जो निम्न आय वर्ग है वहां के लोगों तक पहुंचाया जा सके। बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थान इसमें काम कर रहे थे, यानी कि वो काम कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे कि वो समाज को अपना योगदान दे रहे थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी, जिससे कि समाज सही प्रकार से चल सके और समाज के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो उसको सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों के द्वारा उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। इस तथ्य के बावजूद कि वह इससे कोई धन नहीं अर्जित कर रहे हैं, उदाहरण के लिए गृहिणियों, माताओं के द्वारा किया गया कार्य, अतः ऐसे लोगों के लिए कार्य कर्तव्य भी है। यहाँ पे कार्य के महत्व के बारे में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, कि कार्य का पहला महत्व क्या हो गया कि वो सभी की एक सामूहिक कार्य है, जिसमें वो दूसरों को मनोरंजन भी देता है, सुख सुविधाएं भी प्रदान करता है, आनंद भी प्रदान करता है, बौद्धिक प्रोत्साहन देता है और समाज को योगदान देता है। इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो खाली धन अर्जित करने के लिए नहीं किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पढ़ाने का शौक है, तो वो बिना पैसे लिए भी लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब जैसे जो गृहिणियां हैं, जो माताएं हैं, वो घर में पूरे दिन कार्य करती हैं, तो अगर वो कार्य कर रही हैं तो वो किस रूप में कार्य कर रही हैं, वो धन अर्जित करने के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में कार्य कर रही है और अपना एक योगदान दे रही है। यानी घर के बाहर जाके कार्य करना ही कार्य करना नहीं है, घर में भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें माताएं अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, बहुत सारे काम कर रही हैं, घर के काम कर रही हैं, तो वो एक कर्तव्य भी है। इस प्रकार कार्य सदैव इसलिए नहीं किया जाता कि कोई व्यक्ति उससे कितना धन कमा रहा है, बल्कि वह स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने नियोक्ताओं का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स, यानी कि जो एम्प्लॉय है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर एक डॉक्टर भी हैं, एक उस हॉस्पिटल को संचालन करने वाले लोग हैं, उसमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं, उसके अंदर नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि सभी मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंतर्गत काम कर रहे हैं और समाज या दुनिया के लिए अपना योगदान दे रहे हैं।
स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कार्य की परिभाषा के बारे में जाना और हमने कारकों के बारे में जाना कि कौन से कारक हैं जो कि कार्य को प्रभावित करते हैं। अब हम जानेंगे कि कार्य को अन्य किन रूपों में देखा जा सकता है, या हम इसे कह सकते हैं कि कार्य की क्या इंपॉर्टेंस है। तो कार्य की क्या इंपॉर्टेंस है कि वो हमारे रोजगार का एक साधन है, उससे हमें रोजगार प्राप्त होता है। हम कोई भी काम करते हैं हम उसके लिए बाध्य होते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए बाध्य होता है, एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य होती है, एक मदर होती है वो अपने घर को पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए और सभी कार्यों को सही प्रकार से चलाने के लिए बाध्य होती है। एक हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर के ऊपर कार्यरत हो, वो अपने कार्य को लेकर बाध्य होते हैं। नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा आजीविका सुरक्षा का माध्यम है। जब भी हम कोई जॉब करते हैं जिससे कि हमें रोजगार प्राप्त होता है तो हमें उससे सुरक्षा मिलती है, हमें धन अर्जित होता है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि बहुत बार हमारा एक गोल होता है कि हमें यह जॉब अचीव करनी है, हमें यह पद प्राप्त करना है, तो जब वो हमें मिल जाता है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। धर्म तथा कर्तव्य स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, स्वयं की विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति, जो स्वयं और आसपास के व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जैसे कि कोई पेंटर है और वो अपनी पेंटिंग करता है तो वो अपने विलक्षण प्रतिभा को बताता है, और विलक्षण प्रतिभा के कारण उनके एक यूनिक टैलेंट नजर आता है, जिसमें वो अपना सृजनात्मकता देखता है, अपनी क्रिएटिविटी देखता है, अपने टैलेंट को देखता है। और इससे परिवार के जो दूसरे लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो भी इस टैलेंट को देखते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता को ये सभी जो पॉइंट हैं वो प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक आचरण का एक भाग है, कोई भी कार्य हो उसमें आध्यात्मिक आचरण का वो एक भाग होता है। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम कोई जॉब कर रहे हो, हम कोई भी काम कर रहे हो, तो वो हमारे आध्यात्मिक आचरण का एक भाग होता है। स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम, आनंद और मानसिक संतुष्टि का स्रोत। अब स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम का अर्थ है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है जैसे कोई डांसर है, तो जब वो अपने नए नए तरीकों से, नए नए स्टेप से डांस करती हैं, वो उसको उसमें आनंद फील करती हैं, और जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वह उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त करती है। ऐसे ही जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जब आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे होम साइंस सब्जेक्ट में, तो मुझे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी कि मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया उन्होंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए, तो मुझे अपने किए गए कार्य से आनंद और मानसिक संतुष्टि दोनों प्राप्त होंगे। कार्य करना और अपनी जीविका उपार्जित करना सेल्फ एस्टीम और अपनी डिग्निटी यानी अपनी गरिमा के लिए अवसर प्रदान करता है। हम जो भी काम करते हैं वो हमें हमारे स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करता है, हमारे गरिमा को बढ़ाता है, अर्थात कि हमारे पूरे समाज के अंदर एक पहचान को विकसित करने का कार्य करता है। पद शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। पद शक्ति और नियंत्रण का अर्थ है कि हम कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आपकी क्लास में अगर एक मॉनिटर है और उस बच्चे को मॉनिटर का पद दिया गया है, तो वो अपने पद का ध्यान रखेगा, उसके कुछ उसके पास पावर होगी, उसके पास कंट्रोल होगा। ऐसे ही एक टीचर के पास पावर होती है, ऐसे ही प्रिंसिपल मैम के पास पावर होती है, ऐसे ही हमारे कोई भी व्यक्ति, कोई चाहे वो स्कूल में काम कर रहा हो या घर में काम कर रहा हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, कोई डायरेक्टर पद पर काम कर रहा है, कोई मैनेजर पद पे काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा है, तो हर एक पद की अपना एक स्टेटस होता है, अपना एक पावर होता है, एक कंट्रोल होता है, जिसमें रह के वो अपने काम को कंप्लीट करता है। एक लाभदायक अनुभव एक प्रकार का मानसिक या भौतिक कार्य जिसके अंत में सफलता मिल सकती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो हमें एक अनुभव देता है, एक लाभप्रद अनुभव देता है, जो कि हमें मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। और भौतिक कार्य जिससे कि हमें मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है, और हमें जो रोजगार प्राप्त होता है उससे हम अपने भौतिक कार्य को संपन्न कर सकते हैं। स्वयं विकास और स्व कार्यान्वयन का साधन है, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मूल्य और अभिलाषा को प्रतिबिंबित करता है। जब कोई व्यक्ति
अर्थपूर्ण कार्य में सम्मिलित होता है तो उसमें उस पहचान, महत्व और प्रतिष्ठा का बोध होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कार्य के बारे में पढ़ा, अब हम अर्थपूर्ण कार्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कार्य एंड मीनिंगफुल वर्क क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। जब भी हम कोई मीनिंगफुल वर्क करते हैं तो उससे हमें पहचान मिलती है, महत्व और प्रतिष्ठा का बोध होता है। तो यहाँ पे हमने कार्य के बारे में जाना, हमने कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना, और कार्यों को किन अलग रूपों में देखा जा सकता है हमने इसके बारे में जाना। अब हम अर्थपूर्ण कार्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्न बनता है, अर्थपूर्ण कार्य को परिभाषित कीजिए। तो अर्थपूर्ण कार्य समाज और अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है और करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है। जैसे कि एक कोई इंजीनियर है, जब भी वो कोई काम कर रही है, मशीन बना रही है, तो वो उस काम को करने में, उसको कंप्लीट करने के लिए बाध्य है और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती हैं और उसके साथ वो उसमें आनंद भी महसूस करती हैं। कोई अपने, जो भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस काम को करके उसे अच्छा अनुभव होता है, वो एंजॉय फील करता है अपने काम में। यह कार्य करने वाले को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है। हमें जिस भी काम के अंदर स्पेशलाइजेशन है, हम उस काम को करके, उस काम के अंतर्गत कोई भी समस्या आ रही है तो हम उसका समाधान कर सकते हैं। कार्य ऐसे वातावरण से संपादित किया जाना चाहिए जो सकारात्मक व्यावसायिक संबंधों के विकास को प्रेरित करे और जिससे मान्यता तथा लाभ भी प्राप्त हो। यानी कि अर्थपूर्ण कार्य का क्या अर्थ है कि ऐसे अर्थपूर्ण कार्य समाज और अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाता है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर कोई ऑपरेशन कर रहा है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करता है और अपने पूरे कौशल लगा के उस ऑपरेशन को सफल करने का काम करता है। अगर मुझे कोई योजना चालू करनी है समाज के लिए, तो मैं उस योजना को लागू करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करूंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस काम को करने में प्रेशर का अनुभव ना करके आनंदमय रूप से करूं उस काम को। तो एक किसी भी काम को करने के लिए एक सही वातावरण का होना अति आवश्यक है। अगर वातावरण अच्छा होगा तो हमें उस काम से लाभ मिलते हैं। जैसे अगर आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, तो अगर आपको अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है जहाँ पे लाइट की अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है, बाहर से कोई शोर नहीं आ रहा है, तो जब वो पढ़ाने का काम किया जाएगा तो वो अर्थपूर्ण कार्य होगा, यानी कि आपको उसमें आनंद फील होगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। जब किए गए कार्य का परिणाम अर्थपूर्ण अथवा सफल होता है, तब यह व्यक्तिगत विकास में योगदान देता है, अपने आप में विश्वास और महत्व जागृत करता है और इससे कार्य को संपन्न करने में सफलता मिलती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं और अपने अर्थपूर्ण कार्य को अगर मैं समझाना चाहूं तो अब क्या होगा, आपको उस काम में इंटरेस्ट आने लग जाएगा और आपको लगेगा कि मैं पढ़ाई के द्वारा ही अपनी पहचान बना सकूं। तो उस काम को आप और भी नए नए तरीकों से करोगे, आप पढ़ने के नए नए तरीके ढूंढेंगे जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ सके और आप उसके अंदर क्रिएटिविटी के द्वारा अपनी क्षमता का विकास कर सको। कार्य अपने स्वयं के जीवन की और व्यापक रूप से समाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए योगदान के अवसर उपलब्ध कराता है। अब जो भी हम काम करते हैं तो अब हम उसमें नए नए आइडिया लेके आते हैं, नए नए काम करने के तरीके लेके आते हैं। अब परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की होती है, पर हमें कार्यों को पूरा करना होता है। जैसे अभी मैं आपको ज्यादातर एग्जांपल कोविड से रिलेटेड ही दूंगी। अब कोविड के टाइम में स्कूल्स बंद हो गए हैं, वहां पे स्टूडेंट्स नहीं आ सकते हैं इस महामारी के टाइम में, तो उसके लिए एक पढ़ाने के तरीके को परिवर्तित कर दिया गया है, परिस्थितियों को परिवर्तित कर दिया गया है और ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि समाज का कोई जो पढ़ाने का काम है, शिक्षा का काम है, वो रुक ना सके और सभी बच्चों को समय पर वो क्लासेस अटेंड कर सकें और अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो अर्थपूर्ण कार्य का क्या अर्थ है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अर्थपूर्ण का अर्थ है कि कार्य समाज और अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है और करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है। जैसे मैं हर
लाइन को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले रही हूँ स्टूडेंट्स, आप इन्हें लिख के याद करें जिससे कि आपको बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे एक डांसर है तो वो अगर डांस कर रही हैं तो वो उसमें आनंद अनुभव करेंगी, यानी वो उनका अर्थपूर्ण कार्य होगा जिसमें व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और आनंद के साथ उस काम को कंप्लीट करता है, उसे हम अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कार्य और अर्थपूर्ण कार्य के बारे में पढ़ा। अब हम नौकरी और करियर में क्या अंतर है इसे स्पष्ट करेंगे, दोनों के अंतर को समझेंगे। तो नौकरी व्यक्ति द्वारा नियमित कार्य करना होता है, यानी एक निश्चित कार्य होता है जो कि एक व्यक्ति को करना होता है, उसे हम नौकरी कहते हैं। जबकि करियर जीवन को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा और आगे बढ़ने विकसित होने तक में चुने हुए कार्य क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता से जुड़ा होता है। यानी कि नौकरी क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा निश्चित कार्य होता है, नियमित कार्य होता है कि उसको वो ही काम करना होता है। जबकि करियर के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति अपना जीवन के को और अच्छा बनाने के लिए आगे बढ़ता है, आगे उस काम के अंदर और ज्यादा ट्रेनिंग्स लेता है और अपने आप को निपुण करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो अपना जिस भी एरिया में उसको इंटरेस्ट है उसमें वो आगे बढ़ सके। नौकरी कार्य धन कमाने के लिए हो सकते हैं। इन कार्यों को परंपरागत रूप से नौकरी कहा जाता है। नौकरी किसे कहते हैं कि भाई हम धन कमाने के लिए काम कर रहे हैं और वो हमारा नियमित काम होता है। पर करियर के अंदर होता है कि हम काम तो कर रहे होते हैं पर उसे और बेहतर बनाते हैं और अच्छा बढ़ाते हैं और अच्छा करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस क्षेत्र में, उस एरिया में हम अपने आप का पूरा डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं कि सभी क्षेत्रों को व्यक्ति समझ सके, इसलिए समय समय पर उसमें आगे पढ़ाई की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है और अपने करियर को आगे बढ़ाया जाता है। गत वर्षों में करियर के बारे में संकल्पनाओं में परिवर्तन हुए हैं। अब मात्र नौकरी प्राप्त करना ही करियर नहीं है। सफलता प्राप्ति के लिए यह अति आवश्यक है कि निरंतर नए कौशल सीखना और उन्हें उन्नत करें, विषय की नई जानकारी प्राप्त करें और कार्य क्षमता बढ़ाएं और उसमें वृद्धि करें। जैसे कि कोई भी अब किसी भी एरिया में कोई भी काम किया जाता है तो वहां पे जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें समय समय पर नए स्किल्स सिखाए जाते हैं, उन्हें ट्रेंड किया जाता है जिससे कि वो अपने विषय को और गहराई से जान सकें और अपनी कार्य क्षमता को उसमें और ज्यादा बढ़ा सकें और उसमें वृद्धि कर सकें और अपने स्वयं का वो ग्रोथ कर सकें। जैसे अगर स्टूडेंट्स में अभी टीचर्स की भी बात करूंगी तो टीचर्स के लिए भी समय समय पर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे कि उनको जो ज्ञान है वो उसमें और अधिक कौशल के साथ और अधिक स्किल्स के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर सके और नई जानकारियां प्राप्त कर सके। ऐसे ही हर क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए नए नए कौशल सिखाए जाते हैं जिससे कि वो उसमें और ज्यादा सक्सेस हो सके। अतः आज के जमाने में शिक्षा को युवा अवस्था अथवा प्रारंभिक वयस्क अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें व्यक्ति के करियर के बीच में अथवा यदि आवश्यक हो तो बाद के वर्षों में भी इसे जारी रखना चाहिए, जिससे हमें समय समय पर पता चलता रहे कि क्या नया घटित हो रहा है और किसी भी क्षेत्र में कौन से नए परिवर्तन आ रहे हैं, हमें उन्हें समय समय पर जानना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने नौकरी और करियर के बारे में अंतर जाना है। नौकरी एक नियमित कार्य होता है, जबकि करियर जो होता है वो जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी इच्छाओं को और प्रबल शक्ति के साथ आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर ट्रेंड किया जाता है, उनके कौशल्स को बढ़ाया जाता है, उसे हम करियर कहते हैं। अब हमारा यह क्वेश्चन होता है कि कोई व्यक्ति कैसे निश्चित करे कि वह कौन सा करियर अपनाएगा। कि हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छा होती है, अपनी एक प्रबल शक्ति होती है जिसमें वह यह निश्चित करता है कि मुझे आगे अपना भविष्य निर्धारण किस प्रकार करना है, किस क्षेत्र में करना है। अनेक बच्चे अपने माता पिता के पदचिन्हों के अनुसार यह निश्चित करते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यह निश्चित करते हैं कि हमें कौन सा करियर निश्चित करना है। अगर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि उन्हें बिजनेस में जाना है तो वो बिजनेस में जाते हैं,
कुछ कहते हैं कि हमें एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो वहां जाते हैं, तो उनका जो डिसीजन होता है वो उनके माता पिता के अनुसार होता है। दूसरा, उन करियर को, अब दूसरे तरीके के जो बच्चे होते हैं वो उन करियर को अपनाते हैं जो कि उनके माता पिता के करियर से भिन्न है। जैसे कोई बच्चा है, उसके फादर डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर बनना नहीं चाहेगा, बल्कि वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहेगा, अथवा वे करियर जिनके बारे में माता पिता ने उनके लिए सोचा है। और यहाँ पे नेक्स्ट वो बच्चे होते हैं कि पेरेंट्स ने उनके भविष्य के बारे में कुछ अलग सोच रखा होता है और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे भविष्य में जाके यह बने। तो यहाँ पे 3 तरीके की बातें होती हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता के अनुसार चलते हैं, दूसरे में कि वो अपने करियर का चुनाव माता पिता से भिन्न करियर में करते हैं, और तीसरा होता है कि माता पिता ने उनके बारे में जो सोच रखा होता है वो उसी को अपनाते हैं। किसी मार्ग के चयन में सबसे महत्वपूर्ण मापदंड यह है कि व्यक्ति चयनित करियर के लिए गहन रुचि और अभिलाषा महसूस करें। अर्थात कि कोई भी हम अपना करियर का सिलेक्शन करते हैं, उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम उस क्षेत्र में, उस एरिया में लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकेंगे। करियर के विकल्प के बारे में निर्णय लेने के लिए कठिन यह भी है कि व्यक्ति को नौकरी में आनंद आना चाहिए। जब विशेष रूप से हम अपने परिवार का वित्तीय दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। वित्तीय दायित्व का अर्थ है कि जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो वह अपने परिवार के दायित्वों को भी लेना शुरू कर देता है, जिसमें वो घर के खर्च चलाने शुरू करता है। तो वो जो भी नौकरी कर रहा है उसमें उसे आनंद आना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम कार्य, आजीविका और जीविका की कुछ अन्य परिभाषाएं भी पढ़ेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई हैं। कार्य की क्या परिभाषा है कि कार्य नियत परिणामों की गतिविधियों का एक समूह है, यानी कि नियत परिणामों की एक एक्टिविटी है, एक ग्रुप है, एक समूह है। फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि वह वेतन के लिए ही काम करे। कोई भी व्यक्ति, यह जरूरी नहीं है कि वो वेतन के लिए ही काम करे। उसमें उद्यम वृत्ति हो सकती है, मतलब उसकी खुद की इच्छा हो सकती है किसी भी कार्य को करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, स्वेच्छावृत्ति के लिए, अनुबंध और समाज कल्याण के लिए। सामाजिक कार्य और व्यावसायिक गतिविधियां कार्य के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मैं इसे रिपीट करती हूं कि कार्य का क्या अर्थ है कि यह एक नियत परिणामों की गतिविधियों का समूह है जिसमें सामाजिक कार्य और व्यावसायिक दोनों प्रकार के कार्य किए जाते हैं। मतलब समाज के कल्याण के लिए भी कार्य किया जा रहा है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। उसके बाद जीविका की परिभाषा है कि जीविका का अर्थ साधन और व्यवसाय तथा जिसके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। जीविका का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? आपको अगर एग्जाम में नहीं याद आए तो आप रोजगार की परिभाषा लिखना। मतलब पैसे कमाना और कोई भी काम करना क्या कहलाता है? जीविका कहलाता है। तो साधन और व्यवसाय तथा जिसके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है। मूलभूत आवश्यकताओं का क्या अर्थ है? मतलब जिसमें भोजन आ रहा है, शिक्षा आ रहा है, स्वास्थ्य आ रहा है। तो हम रोजगार किस लिए प्राप्त करते हैं? जिससे ये हमारी जो बेसिक नीड्स हैं हम उसे पूरा कर सके, वो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में सहायक हो सके। और अपनी जीवन शैली को बनाए रखना जिसमें व्यवसाय और जीविका मार्ग तथा जीवन शैली से संबंधित कार्य की रूपरेखा सम्मिलित है। दूसरी ओर जीविका प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप से विशिष्ट होती है और उसमें बदलाव आता रहता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग कार्य होते हैं और वो उसमें चेंजेस लाता है। जैसे एक समय में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, फिर उसे लगता है कि नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो अपने काम में बदलाव ले आता है। अब इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है कि जीविका को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। ये अलग अलग परिभाषाएं दी गई है आपकी बुक में, जिसे मैंने यहाँ पे लिया है कि विशेष रूप से सार्वजनिक व्यवसाय और व्यापारिक जीवन से जुड़े हुए निरंतर प्रगतिशील क्षेत्र और व्यवसाय और कार्य हैं, अथवा कर्तव्य, यानी कि हम जीविका किसे कहते हैं कि जो कर्तव्य जो व्यक्ति द्वारा उसकी आजीविका के लिए चयनित जीविका रोजगार का माध्यम है। इस लाइन का अर्थ है कि यह हमारे कर्तव्य है, मतलब एक ड्यूटी हो जाती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम अपने रोजगार के लिए चयनित
जीविका अपनाए। जैसे जो व्यक्ति जो भी बनना चाहता है उसके पीछे उसका एक मकसद होता है कि उसे रोजगार प्राप्त हो सके। कोई व्यक्ति जो कुछ भी चुनता है व्यापक रूप से वह शरीर और मनोवृत्ति दोनों का पोषण करने के साथ साथ दूसरों को लाभान्वित भी करते हैं। ये लाइन स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ कि कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसको खाली अपना खुद का तो उसको बेनिफिट मिलते ही मिलते हैं, साथ ही वो इस समाज के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इस समाज में हमारे बहुत सारे हेल्पर हैं जो कि अलग अलग प्रकार से लोगों की हेल्प कर रहे हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहायक होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे कार्य को समझा जा सकता है। तो कार्य को 3 भागों में बांटा गया है, एक नौकरी और आजीविका के रूप में, दूसरा है जीविका के रूप में और तीसरा है जीविका के रूप में मनपसंद कार्य। अब है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ कार्य मुख्य रूप से आय का स्रोत होता है जो उचित परिणाम उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए हम अपने परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए नौकरी करना, इसमें व्यक्ति को नौकरी करने का संतोष अर्जित आय के रूप में होता है। मतलब जितनी भी सैलरी मिल रही है उसके आधार पर उसे संतोष प्राप्त होता है कि मैं अपने परिवार की जो बेसिक नीड्स है उसे आय के द्वारा फुलफिल कर रहा हूँ। सेकेंड है कि हम काम क्यों करते हैं, जीविका के रूप में, यानी कि अपने करियर के रूप में। इसमें व्यक्ति अपने कार्य को निरंतर उन्नत व्यवसायिक रूप से उच्च पद, स्तर, वेतन और उत्तरदायित्व के रूप में देखता है। एक व्यक्ति जो जीविका के लिए कार्य करता है पर्याप्त समय और ऊर्जा लगाता है क्योंकि ऐसा करने पर उसे भविष्य में लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को नौकरी के दौरान निरंतर उपलब्धियां प्राप्त करने से संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका क्या अर्थ है स्टूडेंट? इसका अर्थ है कि कोई एक व्यक्ति है जिसने एक अचीवमेंट लिया और एक जॉब प्राप्त कर ली, उसके बाद उसे लगता है कि नहीं, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, मुझे और हायर स्टडीज करनी चाहिए जिससे मुझे उच्च पद मिल सके, अपना ज्यादा वेतन मिल सके और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल सके। तो वो एक जॉब लेने के बाद दूसरी के लिए ट्राई करता है, दूसरी लेने के बाद वो नेक्स्ट के लिए ट्राई करता है, यानी वो अपना करियर ऊंचाइयों की ओर लेता हुआ चला जाता है। पहला कार्य है कि वो वेतन कमाने के लिए कर रहा है, दूसरा है कि उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है एक काम करने से और वो अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहता है और वो उसमें और आगे बढ़ता है अपने कौशल से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी मेहनत से, अपने समय और ऊर्जा से। वो अलग अलग आगे के पेपर क्लियर करता है और उच्च पद को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है जीविका के रूप में मनपसंद कार्य। कार्य को अपनी मनपसंद जीविका मानकर उसे करने पर व्यक्ति को संतोष मिलता है। इससे जीविका को करने के लिए उसे प्रेरणा मिलती है और वह आंतरिक अथवा उत्कृष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। थर्ड जो है वो है जीविका के रूप में मनपसंद कार्य। अब कोई बच्चा है वो म्यूजिक में जाना चाहता है तो ये उसका मनपसंद कार्य है। कोई है वो डांस करना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई बैंकिंग का काम करना चाहता है, तो वो उसके इंटरेस्ट के कार्य हैं और वो उसको करने से आनंद प्राप्त करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कार्य के बारे में जाना, अर्थपूर्ण कार्य के बारे में जाना, कार्य, जीविका और आजीविका की डेफिनेशन पढ़ी, हमने यहाँ नौकरी और करियर के बारे में जाना, काम के करने के कौन कौन से तरीके होते हैं जिसे हमने 3 भागों में बांटा, हमने इसे पढ़ा। ये हमने अपने टॉपिक का, हमने अपनी यूनिट का एक टॉपिक किया है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं सेकंड पार्ट में लेके आती हूँ। जब तक आप इसे पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और इसे याद करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।